जी हाँ, नमस्कार मित्रों। आज है 22 नवंबर, यानी यूपीएससी प्रीलिम्स को अभी 195 डेज आर लेफ्ट। तो अपने लिए मुद्दा ये है कि रविवार और सोमवार के करंट अफेयर्स में जानने लायक चीज़ें क्या थी। वैसे जानने लायक कुछ खास नहीं था। एक स्वच्छ सर्वेक्षण, उसमें इंदौर को नंबर 1 मिला। जीएसटी, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, इसके अलावा कुछ जानने लायक नहीं था। एक और चीज़, छोटा सा करेक्शन। कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी CAQM। तो उसमें उस दिन इंडियन एक्सप्रेस ने खुद ही गलत लिखा था कि इट इज़ एन एग्जीक्यूटिव बॉडी, लेकिन फिर असल में वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि 2021 कानून के हिसाब से कुछ बना है। तो उस दिन तो मुझसे गलती हुई थी, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी से करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड करूँ तो ज़्यादा पेज व्यू मिल जाए, उस चक्कर में वो सब चीज़ों को मैं क्रॉस चेक करता नहीं और हम ये सोच के चले कि इंडियन एक्सप्रेस ने सही लिखा होगा, लेकिन वो नहीं था। आप लोगों ने जो कमेंट बॉक्स में करेक्शन दिए उसके लिए थैंक यू फॉर दैट। और मैंने उसको करेक्ट कर दिया एक्सेल फाइल में। एक्सेल फाइल आपको मिल जाएगी मेरी वेबसाइट moral.org। उसमें ये करंट अफेयर्स, उस मेनू पर आप क्लिक करें तो एक्सेल फाइल डाउनलोड, वीकली टेस्ट, यूट्यूब लेक्चर, टेलीग्राम नोट, सारे के सारे लिंक हैं। तो मैं क्लिक करूँ डाउनलोड एक्सेल, तो वो पेज खोलेगा नया। कह रहा अभी पेज खुल नहीं रहा है। चलिए, खुल गया। तो ये फाइल होती है, वहाँ पर आपको वीक 3, नवंबर वीक 3 मतलब 21 तक के जितने करंट अफेयर्स थे जो मैं इधर पढ़ाता हूँ वर्ड फाइल में, और फिर होता है टेलीग्राम नोट्स में, उसको मैंने वहाँ डेटा एंट्री कर दी है। और उसी में आपको ये सब करेक्शन भी मिल जाएगा। सो CAQM अगर मैं सर्च करूँ, फाइन नेक्स्ट, हाँ, तो वो अब बराबर है कि इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ये वाली फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये बॉटम राइट हैंड कॉर्नर पर जो बटन होता है उसे क्लिक करने पर। दूसरा, कुछ लोग जो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं तो उनके लिए ये सब कन्वीनियंट नहीं होगा ऐसा डाउनलोड करना शायद। तो आप लोग जाइए होम पेज पर, और वहाँ ये जो वीक 3 में हमने करंट अफेयर्स पढ़े थे उसके टेक्स्ट आर्टिकल टॉपिक वाइज बनाकर भी मैंने डाल दिए। तो फॉर एग्जांपल आपको सिर्फ पर्सन इन न्यूज़ देखना है फॉर नॉन IAS एग्ज़ाम, तो वो भी सब आपको उधर से मिल जाएगा। वैसे अब वेब पेज पे ये सब देखें तो इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, इट कॉज स्ट्रेन ऑन द आइज, क्योंकि ये वाइट पेज पर ब्लैक टेक्स्ट है। तो इसको हम चेंज कर सकते हैं क्या? हाँ, फायरफॉक्स में एक ऐड ऑन होता है डार्क रीडर, फ्री में, ये डार्क रीडर, उसे आप ऑन करो तो ये सब हो गया ब्लैक बैकग्राउंड एंड वाइट टेक्स्ट, तो पढ़ने में सुविधा रहे। इसके अलावा हर सोमवार को ये जितना हमने करंट अफेयर्स पढ़ा उसकी वीकली टेस्ट होती है, तो वो भी आपको लिंक उधर से मिल जाएगा करंट सेक्शन से। एक टेस्ट ऑलरेडी हो चुकी है सोमवार 15 नवंबर को। आपका मिस हो गया हो तो भी आप उसे दे सकते हैं। दीजिए एवरीथिंग फ्री, अनलॉक कोड यूज़ करें moral.org। और फिर बाकी भी सब टेस्ट हर सोमवार को रात 8 बजे होने वाली है। खैर, अभी मेन मुद्दे पर आते हैं कि ये रविवार और सोमवार के न्यूज़ में जानने लायक क्या था। सबसे पहले रविवार का न्यूज़पेपर, तो पेज 1, स्वच्छ भारत मिशन, उसके अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 कौन करवाता है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। उसमें इंदौर को फर्स्ट रैंक मिला और पिछले 5 साल से उसी को फर्स्ट रैंक मिल रहा है। उसके अलावा सूरत और विजयवाड़ा को भी 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले पॉपुलेशन में रैंकिंग सेकंड और थर्ड प्लेस पे मिले। उसके अलावा एक नई चीज़ शुरू की है, प्रेरक दौर सम्मान परफॉर्मेंस के लिए, और उसमें भी इंदौर, सूरत, नवी मुंबई, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल, तिरुपति, ये सबको दिव्य यानी प्लेटिनम कैटेगरी में मिला। अब उसमें और भी सब कैटेगरी हो सकती है कि जैसे लेस देन 10 लाख पॉपुलेशन वाली सिटी का रैंकिंग हो, लेकिन वो सब करने जाएंगे तो इट विल क्रिएट लेस कॉस्ट बेनिफिट। फिर उससे आगे बढ़े पेज 2, 3, 4, 5, 6, कुछ खास जाने लायक नहीं। पेज 7, तमिलनाडु राज्य सरकार ने चिल्ड्रन डेवलपमेंट के लिए पॉलिसी बनाई है। अब जब हम ऑल इंडिया लेवल की तैयारी कर रहे थे, ऐसा स्टेट की इंडिविजुअल पॉलिसी इतनी काम की नहीं, लेकिन उसमें जो जो कीवर्ड्स इस्तेमाल किए हो हमने देख लेने चाहिए, ताकि हमको मेंस या निबंध में कुछ लिखना हो तो वही सब आप बोल बच्चन कर सके। व्हाट शुड बी डन फॉर डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, तो माल न्यूट्रिशन, एनीमिया, इन्फेंट मोर्टालिटी, चाइल्ड सेक्स रेशियो, इम्यूनाइजेशन, बॉडी मास इंडेक्स, एनरोलमेंट, फिर ओपन डेफिकेशन, चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड लेबर, जेंडर सोशल इंक्लूजन एक्सक्लूजन, ये सब को रोका जाए, इसको ठीक किया जाए। और इससे क्या फ़ायदे होंगे, ये सब अचीव करेंगे तो यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन ऑन चाइल्ड राइट्स, नेशनल प्लान फॉर दिस दैट, ये सब चिकनी चुपड़ी बातें, मतलब डिपेंडिंग ऑन द
रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन आप कर सके तो पढ़ना चाहिए, मंथन करना चाहिए। फिर सीधा पेज 15 स्पोर्ट्स में ऑस्ट्रेलियन टेनिस टूर्नामेंट, वो शायद पहला ऐसा टेनिस टूर्नामेंट होने वाला है कि जहाँ पर इट इज़ कंपलसरी फॉर द प्लेयर्स टू गेट वैक्सीनेटेड बिफोर पार्टिसिपेटिंग। तो ये जोकोविच ने वैक्सीन नहीं लिया है तो उसको शायद पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे। आगे बढ़ते हैं पेज आज नवंबर 22 यानी सोमवार आज का दिन। जाने लायक चीज़ों में जनरल इंश्योरेंस, मतलब मरने के अलावा वाले जो होते हैं, जैसे व्हीकल इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, फैक्ट्री इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, वो सब जनरल इंश्योरेंस की पहले प्राइवेट सेक्टर कंपनियां हुआ करती थी, जिसमें अंग्रेज़, देसी रजवाड़े, व्यापारी, वो सब ने बिजनेस वो चलाते थे, लेकिन उसमें स्कैम होते थे, भाई भतीजावाद होता था। तो 1972 में ऐसी सब निजी क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण हुआ, नेशनलाइजेशन। वो ऑर्डिनेंस 1971 में, और फिर उस हिसाब से जीआईसी जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन बना 1972 में। तो अभी कुछ उसके 50 साल की जयंती चल रही है, उसकी बड़ी एडवर्टोरियल है। आगे चल के सरकार ने उसके नीचे और कुछ सरकारी कंपनियां बनाई थी, ओरिएंटल इंश्योरेंस, न्यू इंडिया, नेशनल इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंडिया। फिर ऐसा किया था कि वो सारी 4 कंपनियां जिसके ऊपर बाप बैठा था जीआईसी, इसको अलग कर दिया। तो जीआईसी अलग और ये 4 कंपनियां गवर्नमेंट के सीधे ओनरशिप में आ जाए। अब ये सब चीज़ क्या आपको कितनी पता होनी चाहिए, वो डिपेंड करता है। आप इंश्योरेंस ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं तो ये सब टाइमलाइन, क्रोनोलॉजी सब सही से पढ़ के जाना चाहिए। खैर पेज 1 पे 26 जनवरी को परेड में किसे मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया जाए। कुछ साल पहले ऐसा किया था कि आसियान के शायद 10 लीडर्स को बुलाया था हमने। मोदी सरकार सोच रही है ऐसा ही हम करते हैं, बीमस्टेक के जो नेता हैं सभी, बीमस्टेक ग्रुप के अंदर कौन कौन है नेता, वो सब लिस्ट लिख ली दी है, आराम से ये पढ़ लेना। तो ये सबको बुलाया जाए ऐसा हम सोच रहे हैं। तो इसमें सोचने लायक चीज़ क्या है, आसियान ने खुद की जो समिट की थी उसमें म्यांमार के मिलिट्री लीडर को नहीं बुलाया था कि नहीं डेमोक्रेसी खतरे में और तुम्हारा कोई सिविलियन है उसको प्रतिनिधि बुलाएंगे। हालांकि मोदी सरकार जो अपना 26 जनवरी परेड है तो उसमें वो उनके मिलिट्री लीडर को शायद जनरल मी नोंग को बुलाने वाली। खैर आगे बढ़ते हैं पेज 6। डीजीपी आईजीपी की कॉन्फ्रेंस कहाँ हो रही है, तो जवाब है लखनऊ में हो रही है। ऐसी अलग अलग छोटी कॉन्फ्रेंस का तो यूपीएससी आईएएस परीक्षा में नहीं पूछते, लेकिन सीडीएस सीएपीएफ वो सब में ये ऐसी डिफेंस की और पुलिस की चीज़ें मालूम होनी चाहिए। सामान्य रूप से ये जो डीजीपी कॉन्फ्रेंस होती है वो कोशिश की जाती है एकदम दूर दराज के कुछ छोटे शहर में वो ऑर्गेनाइज करते होते, ताकि वहाँ पर भी अगर कोई समिट होने वाली है, मिनिस्टर आने वाले हैं, तो शामियाना मंडप, होटल, टूरिज्म, ये इंडस्ट्री को थोड़ा प्रोत्साहन मिल जाए। सो यूजुअली दे विल सेट इट अप इन सम स्मॉल टाउन्स, फार अवे टाउन्स, नॉर्थ ईस्ट, जम्मू कश्मीर वगैरह। लेकिन इस बार लखनऊ में किया, वो शायद इसलिए कि चुनाव की प्रचार भी करनी है, तो मोदी जी को एक साथ 2 काम हो जाए कि उधर जाते भी आऊँ और ये समिट करते भी आऊँ। खैर पेज 8 आर्मी एनकाउंटर। ये जम्मू कश्मीर में कुछ एक एनकाउंटर में निर्दोष लोग मारे गए, ऐसी सब कंट्रोवर्सी चल रही है। कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया था, आप जानते हैं देयर इज़ वन एक्ट, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट, आप्सपा, कि जहाँ पर किसी इलाके को डिस्टर्ब एरिया, अशांत विस्तार घोषित किया जाए तो वहाँ पर मिलिट्री के पास सब पावर होते हैं और उनके द्वारा कोई सैन्य कार्रवाई की जाए, उसमें कुछ जान माल का नुकसान हो तो ऑर्डिनरी कोर्ट में वो केस नहीं चलेंगे, आप्सपा की अलग कोर्ट होगी, उसको हटाने की मांग वगैरह सब चलते रहता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साल पहले एक जजमेंट में ये पाया था कि आप्सपा कानून है, उसका मतलब ये नहीं कि एनकाउंटर की कोई इंक्वायरी नहीं होगी, एनकाउंटर की इंक्वायरी होनी चाहिए, एक बात। और दूसरा कि किसी को आतंकवादी लेबल किया जाए उससे पहले ये जरूरी है कि असल में वो कोई हिंसा, अटैक का प्लान कर रहा हो, कोई प्रयास कर रहा हो, ऐसा कोई खास डेवलपमेंट दिखना चाहिए। इंटरनेशनल रिलेशन डिफेंस में और जानने लायक चीज़ों में हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, ये कुल मिलाकर बात ऐसी है, एक तो होते हैं ट्रेडिशनल बैलिस्टिक मिसाइल, विस्फोटक प्रक्षेपास्त्र, तो वो थोड़ा हवा में ऊपर उड़ के जाएंगे तो शायद वो रडार और सब एयर डिफेंस सिस्टम उसको पकड़ ले। हाइपरसोनिक वो थोड़े ज़मीन से करीब करीब होके जाते हैं, एज ए रिजल्ट उसको डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है, सो इट इज़ डेंजरस। चीन ये सब डेवलप कर रहा है। बहुत वर्षों पहले अमेरिका और रशिया के बीच ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, शीत युद्ध के दौरान क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुई थी, दोनों ने एक दूसरे के सामने मिसाइल तान दिए थे। अब ये चाइना नया कर रहा है, वापस से डर लगता है ऐसा कुछ होगा। इंडिया ने भी अपने
हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलपमेंट चल रहा है, उसको जल्दी से ख़त्म करना चाहिए वगैरह। पेज 9 और 8 और वो सब में सब कॉलम तो किसकी होगी, आप तुक्का लगा सकते हैं। फार्म लॉ के बारे में अलग अलग कॉलम है, फिर बैड लोन्स के बारे में, लेकिन उसमें जाने लायक कुछ नया नहीं। भारत में कितनी बैड लोन है, उसमें से कितना सॉल्व हुआ, अच्छा बुरा, वो सब चीज़ हम पढ़ेंगे नेक्स्ट ईयर इकोनॉमिक सर्वे 2022 आने के बाद। फिर कश्मीरी स्टूडेंट को पाकिस्तान की जीत पर देशद्रोह में पकड़ा, सेलिब्रेट कर रहे थे, इंडिया यूएसए ट्रेड रिलेशन में क्या बेहतर हो सकता है, ये सब है। आपको इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन रीड। मुझे कुछ खास मज़ा नहीं आया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आगे बढ़ते। पेज 11 एक्सप्लेन सीरीज में भी कुछ मज़ा नहीं। पॉलिटिक्स ऑफ यूपी एक्सप्रेस वे कि ये बन रहा है, फिर नहीं बना, फिर इसका ये नाम था, फिर ये नाम कर रहे हैं वगैरह वगैरह। खैर वैसे नक्शा दिया है तो थोड़ा बहुत देख लेना चाहिए। अच्छा, उत्तराखंड बॉर्डर, फिर आता है मेरठ, टिगरी, नोएडा, आगरा, उन्नाव, कानपुर, लखनऊ थोड़ा ऊपर है, आजमगढ़ थोड़ा ईस्टर्न साइड पे है, उससे साउथ में जाओ वाराणसी, उससे थोड़ा वेस्ट में जाओ प्रयागराज, चित्रकूट वगैरह वगैरह। सो फॉर प्लेसेस ज्योग्राफी थोड़ी बहुत सेंस हमको होनी चाहिए। फिर एक्सप्लेन सीरीज में ही एच आई वी की अभी तक उसको टोटल हम मिटा नहीं सकते, लेकिन उसके शरीर में अपने जो वायरस की मात्रा है उसको कंट्रोल में रखने के लिए मुंह से रोज़ दवाई लेनी पड़ती है। लेकिन कुछ बार पेशेंट वो ले नहीं पाता, या उसको मतलब इज फीलिंग बैड और स्टिग्मा के चलते वो शर्म आती है शायद उसको, एज अ रिजल्ट डेली अगर दवाई ना ली जाए तो वापस एच बढ़ जाता है। इसलिए यूके में कुछ नए इंजेक्शन बन रहे, कैबोटेग्रेविर, रील पी विरीन वगैरह। अब ये ऐसा है कि ये इंजेक्शन एक बार ले लिया तो 2 महीने तक वापस रोज़ रोज़ दवाई नहीं खानी है, फिर वापस 2 महीने पर लो तो आपके शरीर में एच वायरस की मात्रा लिमिट में रहेगी। शायद एग्जैक्टली ये सब नाम ना याद रह सके, लेकिन थोड़ी बहुत ये समझ होनी चाहिए। अच्छा, एच में भी कुछ ऐसे इंजेक्शन हो सकते हैं जो वायरस के काउंट को बॉडी में कंट्रोल रख सकते हैं। फॉर साइंस टेक्नोलॉजी MCQ थोड़ी बहुत बायोटेक्नोलॉजी की समझ होनी चाहिए। पॉलिटी में राइट्स इशू में राइट टू फूड। अब 2017 गुजरात स्टेट बजट में ये बोला था कि गुजरात को वेजिटेरियन स्टेट बनाएंगे। फिर कुछ दिनों पहले से कंट्रोवर्सी चल रही है कि राजकोट, वडोदरा, भावनगर, अहमदाबाद में बीजेपी मेयर्स की नॉनवेज की सब ये जो गले हैं ठेले हैं उसको मेन रोड पे नहीं दिखना चाहिए, हिंदू जैन समाज की भावनाएं आहत होती है। लेकिन फिर उन्होंने बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट ने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेट देम कंटिन्यू, सिवाय के एनक्रोचमेंट गैर कानूनन वो सब अतिक्रमण हो रहा तो ही करना चाहिए, वरना किसी नॉनवेज फूड स्टॉल को नहीं हटाना चाहिए। फिर उसने सब डेटा दिया है कि कैसे इट इज़ रॉन्ग टू प्रिज्यूम दैट गुजरात इज़ अ वेजिटेरियन स्टेट, क्योंकि वहाँ पर सरकारी सर्वे के हिसाब से 40% मीट ईटिंग पॉपुलेशन, जो पंजाब और राजस्थान से भी ज़्यादा है, और वहाँ पर मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी ये सब हैं जो दलित एंड ट्राइबल जो मीट कंज्यूम करते हैं। हालांकि सब लोग अमीर नहीं है, जो गरीब है तो रोज़ तो थोड़ी मीट खा सकता है। सो एज अ रिजल्ट यू मे फाइंड दैट पीपल आर नॉट एज फ्रिक्वेंटली ईटिंग मीट। फिर उसी तरह मेजर फिश प्रोड्यूसर भी है, कोली और अदर कम्युनिटीज़ दे ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन द फिशरीज वगैरह वगैरह। आगे बढ़ते हैं पेज 12 राइट्स इशू एजुकेशन नॉर्थ ईस्ट रीजनलिज्म में क्या। उसमें हुआ ये अपने मेंस पेपर 1 में मुद्दा है दिस रीजनलिज्म, लिंग्विस्टिक स्टेट्स वगैरह चीज़ें। तो मेघालय के मुख्यमंत्री ने राज्य के नौजवानों को ये कहा आप सब लोग हिंदी सीखो तो आप दूसरे राज्यों में जाएंगे, आपको आसानी से नौकरी मिल जाएगी। ये सब नॉर्थ ईस्ट और हर जगह पर लोग कहते हैं हमारा प्राइड, हमारा सेल्फ एस्टीम। तो मुख्यमंत्री ने ये कहा कि आप अगर बात करते हैं इज्जत होनी चाहिए, आत्मसम्मान होनी चाहिए, तो वो कब होगा, जब आपके पास पैसा होगा। तो आर्थिक रूप से जब आप स्वतंत्र नहीं होंगे तब तक वो सब बाकी सब बातें उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। तो पहले नौकरी ढूंढना जरूरी है, उसके लिए हिंदी पढ़ना पड़े तो पढ़ना चाहिए। तो और दूसरा कि अपनी जो ये एजुकेशन पॉलिसी बनी है उसमें भी ऑल द इंडियन लैंग्वेजेस विल बी प्रमोटेड, तो उसमें हिंदी भी है तो हिंदी पढ़ने में कुछ गलत नहीं होना चाहिए। एट द सेम टाइम उसको एनफोर्स करना कंपलसरीली वो भी गलत होगा। कुछ दिन पहले वो याद करो स्विगी जोमेटो में कोई तमिलनाडु का कस्टमर था, उसने कुछ कंप्लेन किया, सामने वाले ने उसको जो कस्टमर केयर वाले ने ठीक से जवाब नहीं दिया था कि तुमको हिंदी आनी चाहिए वगैरह, एंड देन ही कंप्लेन ऑन सोशल मीडिया। तो कस्टमर केयर वाले को ये जोमेटो के मालिक ने नौकरी से निकाल दिया, फिर काउंटर ट्रेंड चला तो वापस नौकरी पे लिया, एंड सो फॉर्थ।
प्लेसिस इन न्यूज़ में दिल्ली में भारत के सभी भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों का एक म्यूजियम बन रहा है जिसका उद्घाटन शायद दिसंबर 25 को होगा, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म दिवस है। और इस दिन को वैसे तो क्रिसमस भी है, लेकिन इसे भारत सरकार गुड गवर्नेंस डे, सुशासन दिवस के रूप में मनाती है। कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था जनजातीय दिवस, वो किस स्वतंत्रता सेनानी के लिए मनाया जाता है, किस दिन पे मनाया जाता है, वो सब तैयार करो करंट अफेयर्स में, ये सब जानने लायक चीज़ें। आगे पॉलिटी, सेक्युलरिज्म, इलेक्टोरल पॉपुलिज्म। अरविंद केजरीवाल, उन्होंने दिल्ली में तो वो सब तीर्थ यात्रा पर सब्सिडी मिले, अयोध्या में सीनियर सिटीजन जाए, वो तो किया ही था। उत्तराखंड में चुनाव प्रचार में गए तो उधर भी ऐसा ही सब बोला है कि उत्तराखंड में अगर हमारी सरकार बनती है तो हिंदू, मुस्लिम और सिख लोगों को तीर्थ यात्रा के लिए सब्सिडी दी जाएगी। इसमें हमें सोचने की मुद्दा क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी हज यात्रा के लिए मुस्लिमों को जो सब्सिडी दी जाती थी उसको बंद करवाया और कहा कि ये सारा पैसा समाज के कल्याण के लिए, सोशियो एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल हो। तो इधर भी हो सकता है जब ऐसा कुछ अनाउंसमेंट हो और बाद में कुछ सुप्रीम कोर्ट में PIL जाए फिर सब रद्द हो जाए। उसी तरह अलग अलग कम्युनिटीज़ को जो रिजर्वेशन दिया जाता है, कुछ दिन पहले शायद तमिलनाडु में वो वनियार समुदाय को जो रिजर्वेशन मिला था एडिशनल, उसको मद्रास हाईकोर्ट ने हटाया था। तो मतलब ये नेताओं को वैसे तो सब पता होता है कि हम जो कर रहे हैं वो शायद कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली वैलिड नहीं है, और आगे जब PIL होगी तो न्यायपालिका उसको हटवा भी देगी, लेकिन फिर भी वो ऐसा क्यों करेंगे, बस दिखाने के लिए ताकि वोटर्स खुश रहे। बाद में अगर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट रद्द भी कर दे तो वो तो ये बोलते हमने तो किया था, वो तो कोर्ट ने रद्द कर दी। तो ये भी सब गौर करने के विषय कि फिर जैसे कोर्ट गलत डिसीजन ले रही है ऐसा एक माहौल बने और ट्विटर में फिर कोर्ट के खिलाफ सब ट्रेंड चलते रहे, वेयर दे आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। फिर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में यह कि मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, कुछ शहरों को पुलिस कमिश्नर सिस्टम में लाया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, सामान्य रूप से जो डिस्ट्रिक्ट होता है उसमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है और सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है। तो लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी वैसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यानी IAS ऑफिसर की है, लेकिन उसका असल में पुलिस का काम सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी IPS ऑफिसर करे। लेकिन अगर हम कहें कोई शहर को पुलिस कमिश्नर सिस्टम में कन्वर्ट किया जा रहा है, उसका मतलब क्या, वहाँ जो IPS ऑफिसर होता है पुलिस कमिश्नर, उसको फिर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट वाले कुछ पावर मिल जाते हैं। जैसे कि पटाखों की दुकानों का लाइसेंस लेना हो किसी ने तो फिर वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कलेक्टर के पास नहीं जाए, उसने पुलिस कमिश्नर के पास जाना होगा। उसी तरह अरेस्ट, फिर उसके अंदर कुछ ये कर्फ्यू वगैरह के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पावर हो कुछ पुलिस कमिश्नर को मिले। सो दैट इज़ द कमिश्नरेट सिस्टम। फिर कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है कि हलाल जैगरी केरला के सब मंदिरों में इस्तेमाल हो रहा है जो गलत है। अब उसमें कुछ जजमेंट वगैरह कुछ नई बात है तो हम देखेंगे। नॉन IAS एग्जाम में बुक्स इन न्यूज़ में देवदत्त पटनायक की एक नई किताब का नाम, अपने मेंस पेपर 1 में एक मुद्दा है ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी। तो वैश्विकीकरण से अपने रीति रिवाज में कुछ फर्क आ रहा है क्या, एंशियंट इंडिया में हम सोचे तो कुछ वहाँ पर भी ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, अलग अलग देशों में, इलाकों में आपस में विचारों का, प्रणालियों का आदान प्रदान। हाँ, तब पाएंगे जब हिंदू विवाह होता है तो उसमें मंगलसूत्र का इस्तेमाल वो असल में साउथ इंडिया की कस्टम है, और सिंदूर लगाना वो हड़प्पन संस्कृति वाली कस्टम है, और सप्तपदी की जो सब धार्मिक विधियाँ हैं वो वेदों से आई हैं। तो व्हेन वी से हिंदू मैरिज हो रहा है तो उसमें भी अलग अलग इलाकों का ये प्रभाव है जो प्राचीन भारत में था। अब जो मॉडर्न इंडिया है तो उसमें ग्लोबलाइजेशन के चलते वेस्टर्न इन्फ्लुएंस आ रहे हैं, जैसे शादी और उसके दूसरे तीसरे दिन वो सब वेडिंग रिसेप्शन हो शाम को जिसमें वेस्टर्न अटायर पहनी जाए, और जो नीचे ज़मीन पे बैठ के खाते हैं नहीं, अभी बूफे में खड़े होके सब खाओ, संगीत होगा वगैरह सब वेस्टर्न चीज़ें। तो वो सब सोचने के मुद्दे जब आप निबंध में या मेंस पेपर 1 सोसाइटी के बारे में कुछ लिख रहे हैं। स्टेट सर्विस, पंजाब स्टेट सर्विस एग्ज़ाम के लिए उनके एक लोक गीतकार गुरमीत बावा, उनकी देहांत हुआ और उनको अलग अलग ये सम्मान बने थे। तो वो कौन से थे, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर पंजाब स्टेट सर्विस एग्ज़ाम तो वो सब याद रखना है। चीन ने लिथुआनिया के साथ डिप्लोमेटिक रिश्तों पर डाउनग्रेड कर दिया, वो इसलिए कि लिथुआनिया ने ताइवान को एम्बेसी खोलने दी
और चीन ये कहता है ताइवान तो हमारा इलाका है, तो उसकी अलग एम्बेसी नहीं हो सकती। फिर हम चले इकोनॉमी में, डिजिटल पेमेंट बिटकॉइन। तो उसमें क्या, अल साल्वाडोर जिसने कुछ समय पहले बिटकॉइन को अपना लीगल टेंडर मान लिया था, मतलब वहाँ पर चाहे आपको खरीदनी है, कुछ स्कूल की फीस देनी है, तो आप बिटकॉइन में भी पे कर सको। वो पूरा मामला क्या है हम लोग वो Win21 सीरीज़ में फ्री लेक्चर में डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब उसका जो राष्ट्रपति है वो भी ये इलॉन मस्क की तरह रोज़ नौटंकी करते रहता है सोशल मीडिया में। तो अभी वो ऐसा बोल रहा है कि मैं अल साल्वाडोर में एक बिटकॉइन सिटी बनाऊंगा, कि जहाँ बिटकॉइन का इस्तेमाल हो, और वहाँ जियोथर्मल पावर, ज्वालामुखी फटने या उसमें से जो निकल रहा है उसको हम यूज़ करेंगे, और वो सिटी में कोई टैक्स नहीं लगेगा, सिर्फ सेल पर वैल्यू एडेड टैक्स लगेगा। इसमें हमको ये सब तैयार नहीं करना है विच इज़ द फर्स्ट बिटकॉइन सिटी। अब वो तो बनेगी, फिर कोई जनरल नॉलेज बने तो ठीक है। गौर ये करना है कि साल्वाडोर की पब्लिक को इसमें कुछ मज़ा नहीं आ रहा है। उनकी समस्या बहुत बेसिक है, पॉवर्टी, हंगर। बिटकॉइन होने नहीं होने से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन शायद उनके प्रेसिडेंट को ये सब क्यों कर रहा है वो, क्योंकि बिटकॉइन के नाम पर जो दूसरे बड़े बड़े देशों के बिजनेसमैन हैं जिन्होंने 2 नंबर का पैसा, ब्लैक मनी का पैसा, वो कहीं पर इन्वेस्ट करना है, तो वो सब लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे। और जैसे मॉरिशस, कैरेबियन आइलैंड्स, वो सब जैसे टैक्स हेवन, कर स्वर्ग होते हैं कर चोरी के लिए, ऐसा ये शायद इसको अल साल्वाडोर को बनाना था कि इसको इलेक्शन फंडिंग में पैसा मिलता रहे उन सब कर चोरों से। अब वो सब हम पढ़ने नहीं बैठेंगे। कुल मिलाकर मुद्दा ये है कि इसकी ऐसी रोज़ नौटंकी चलती रहे तो हम लोग हर बार पढ़ने नहीं बैठेंगे। फिर इकोनॉमी में इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर इन जीएसटी। ये ऐसी चीज़ है, जीएसटी में होता क्या है, आपने कुछ सामान, सपोज यू आर अ बिजनेसमैन, आपने कुछ खरीदा रॉ मटेरियल, उस पर आपने जीएसटी भरा, फिर आप उसमें प्रोसेसिंग करके फाइनल आउटपुट किसी को सेल कर रहे हैं, उस पर आप जनता से जीएसटी कलेक्ट कर रहे हैं। तो असल में आपने जनता से जो जीएसटी कलेक्ट किया वो सारे का सारा सरकार में नहीं जमा करना, आपने जो रॉ मटेरियल खरीदते वक्त जीएसटी पे कर दिया था उसको माइनस कर देना है। तो ऐसी बात है कि 18 - 10 करो तो जा बाय 8, यानी तो बिजनेसमैन ने सरकार को 8% ऊपर डाल देना होगा। लेकिन कोई ऐसा सीन हो कि जहाँ उल्टा हो जाए, कि सपोज आपने एक कपड़ा, आप एक बिजनेसमैन है, आपने कपड़ा खरीदा जिसमें से अभी शर्ट सिलना बाकी है, ये बस ऐसा ही कपड़ा, तो उस पर 18% जीएसटी, और फिर उसमें से आप ये शर्ट या पैंट बना दो और उसको सेल करो तो उस पर 5% जीएसटी। तो फिर बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो उसने सरकार में कितना देना होगा, वो ऐसा होगा 5 - 18 तो जा बाय -13। इसका मतलब क्या, असल में सरकार ने उसको रिफंड देना होगा, जीएसटी रिफंड। तो असल में वो सब माथापच्ची होती है। और दूसरा प्रॉब्लम कि ये जब भी ऐसा स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम कहते हैं जीएसटी का इन्वर्टेड स्ट्रक्चर, इट अराइजेज व्हेन द टैक्सेस ऑन आउटपुट और फाइनल प्रोडक्ट इज लोअर देन टैक्सेस ऑन इनपुट। तो इनवर्स अक्यूमुलेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट जो मैंने आपको अभी बताया, 5 - 18 तो जब -13, मतलब सरकार उसको टैक्स का रिफंड दे, तो सरकार को रिफंड देना पड़े तो उनको मज़ा नहीं है। और दूसरी चीज़, कुछ बार कुछ व्यापारी नकली नकली इनवॉइस बनाकर, फर्जीवाड़ा करके सरकार से टैक्स रिफंड लेते हैं जो असल में उन्होंने कुछ काम किया ही ना हो, तो ऐसे स्कैम भी चलते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को हटा दो। मतलब जो चीज़ इनपुट है, प्रोसेसिंग, आउटपुट, फॉर एग्जांपल इनपुट में हम इस्तेमाल करते हो फाइबर जिस पर 18% जीएसटी लगता हो, यान मतलब कपड़े के जो धागे उस पर 12% लगता हो, और फाइनल आउटपुट उस पर, मतलब शर्ट पैंट, उस पर 5% जीएसटी लगता हो, तो ये चीज़ गलत हो रही है। तो क्या करना चाहिए, यूनिफॉर्म कर दो सब, मतलब इनपुट से आउटपुट हर चीज़ पर ये जो यान, फैब्रिक, फुटवेयर, उस पर 12% जीएसटी लगे, ऐसा उन्होंने डिसीजन लिया है। यार अभी तो इसको मैंने टेक्स्ट में बनाया है, इसको पावर पॉइंट इमेजेस से हम लोग आराम से पढ़ेंगे जब Win22 सीरीज़ में अगले साल फ्री लेक्चर सीरीज़ बनाऊंगा। अभी इसको पावर पॉइंट में ये फ़ोटो डाल के भी समझा सकते हैं, लेकिन वो करूँ तो फिर देरी हो जाएगी, तो मुझे पेज व्यूज़ कम मिलेंगे। फिर इंटरनेशनल ट्रेड में एक चीज़ है, इम्पोर्टर एक्सपोर्टर कोड, आईईसी। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करें तो आपने सरकार में ये पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, आपको ये कोड मिलेगा। तो जब भी आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसके जो भी कंसाइनमेंट है, फॉर्म्स हैं, उसमें आपने वो नंबर लिखना होगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, सपोज आपने बहुत समय पहले कोई ईमेल अकाउंट बनाया हो जिसको आप अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो डॉर्मेंट है, निष्क्रिय है, और कोई हैकर उसको चुरा ले और फिर उसकी मदद से वो 2 नंबर के काम करे, अल्टीमेटली इट क्रिएट्स प्रॉब्लम। सिमिलरली ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड का रजिस्ट्रेशन करवाया हो, लेकिन कई सारे बिजनेसमैन ऐसे हैं कि उन्होंने 2014 के बाद
वो पोर्टल में लॉग इन करके अपने जो एड्रेस के नए चीज़ें डालनी हो, अपलोड करनी हो, वो सब उन्होंने किया नहीं। तो ऐसे जो डॉर्मेंट अकाउंट है फिर उसका मिसयूज हो रहा है। नार्को स्मगलर, टैक्स इवेडर, ऐसे डॉर्मेंट अकाउंट को कोट करके टेलकम पाउडर हम ला रहे हैं, फिर उसे ढूंढो तो पता जब उसमें हेरोइन या कोकेन है। तो ये सबसे लड़ने के लिए काम कौन देखता है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, DGFT, जो कॉमर्स मिनिस्ट्री में काम करे। ही विल इशू सम गाइडलाइंस ऑन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। तो उसने सब नियम बनाए कि 2014 के बाद नहीं अपलोड किया तो अभी करो, वरना आपका अकाउंट ब्लॉक कर देंगे। जैसे जीमेल में होता है, बहुत महीनों तक आप यूज़ ना करो तो अकाउंट बंद हो जाए वगैरह। तो असल में तो वो एक आध लाइन की ही चीज़ है, बहुत ज़्यादा उसमें ये एक्सप्लेन सीरीज़ बनाए तो हम पढ़ने नहीं बैठेंगे। तो ये था आज का न्यूज़पेपर। आगे का कार्यक्रम क्या है? रात 8 बजे मृणाल्स मंडे करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज, 20 प्रश्न होंगे। लिंक वगैरह आपको वेबसाइट के वो करंट अफेयर सेक्शन से मिल जाएगी। फ्री अनलॉक कोड यूज़ करें muna.org। सो दिस वॉज द न्यूज़पेपर फॉर टुडे। सी यू नेक्स्ट टाइम।